हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हमने पहले लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के भौतिक गुण किस प्रकार के होते हैं। भौतिक गुण जैसे कि जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हम बता सकते हैं, जिन्हें अपन महसूस कर सकते हैं, जैसे कि पदार्थ का रंग, कठोरता कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक व क्वथनांक आदि। इन सभी को हम क्या कहते हैं? भौतिक गुण, जिन्हें हम सामान्य रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फिर इन्हीं में जब जो भौतिक गुण हैं, अगर इनके अंदर कोई चेंजेस होते हैं, जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तन होता है तो ये क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि इनमें जो परिवर्तन होता है वो उनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन उनके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें उनकी रासायनिक संरचना के अंदर रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। और अगर इनकी रासायनिक प्रकृति के अंदर परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि बर्फ है, बर्फ और जलवाष्प है या जल है, वो तीनों आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी बर्फ ठोस है, जल द्रव है और वाष्प क्या है? गैसीय रूप। लेकिन ये तीनों ही उसके भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। लेकिन अगर इनकी रासायनिक संरचना देखें तो तीनों का क्या रासायनिक सूत्र है? H2O। यानी उनकी रासायनिक संरचना तीनों की क्या है? समान है। इसलिए ये उसके भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, भौतिक परिवर्तन दर्शाते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन देखें, जल है या खाना पकाने का तेल है, दोनों भौतिक अवस्था में क्या है? सेम है। वो भी द्रव है और ये भी, मतलब जल भी द्रव है और तेल भी द्रव है। लेकिन अगर हम इनको देखें तो इनके दोनों के रासायनिक गुण क्या हैं? अलग अलग है। दोनों की गंध और ज्वलनशीलता अलग है। जल आग को बुझाने के काम आता है, जबकि जो तेल है उससे आग जलती, जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो तेल क्या होगा? जलने लगेगा। लेकिन जल से हम क्या करते हैं? आग को बुझाते हैं। यानी दोनों के रासायनिक गुण क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर जब अपन किसी चीज को जलाते हैं वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसके साथ साथ रासायन, तो प्रश्न उठता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपनी रासायनिक संरचना के अंदर परिवर्तन ले आता है और उस पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं उनके अंदर भी परिवर्तन ले आता है। वो क्या कहलाता है? रासायनिक गुण। और ऐसे हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो क्या कहलाती है? रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे कि अपन ने कागज को जलाया तो कागज का जलना क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि उस कागज के जो भौतिक गुण थे वो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या हो गए? जल गए। जलने के पश्चात क्या बन गया? राख। और राख से हम वापस कागज नहीं बना सकते। और राख के जो रासायनिक गुण हैं वो क्या हो गए? बिल्कुल कागज से अलग हो गए। तो ये क्या कहलाई? रासायनिक प्रतिक्रिया। इसी प्रकार से अगर मोमबत्ती के चलने की प्रक्रिया को अपन देखें तो मोमबत्ती के चलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। कैसे? जैसे अपन मोमबत्ती जलाते हैं, आपने मोमबत्ती जलाई, ये आप घर पे भी करके देख सकते हो। मोमबत्ती जलाई तो मोम क्या होगा? पिघलेगा। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब मोमबत्ती जलती है तो जलने से जो धुआं निकल रहा है, जो मोम उसके जलने में काम में आ रहा है, उसे हम पुनः वापस मोम के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि उसके अंदर जलने में भी मोम काम आ गया, जो धुआं बना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, वो क्या हो गई? उसके रासायनिक गुण अलग हो गए। तो ये आपकी कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरह से अपन कुछ उदाहरण ले सकते हैं कि जिससे हमें पता चले कि भौतिक परिवर्तन कौन से हैं और रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। जैसे पेड़ों का काटना। पेड़ों का काटना भौतिक परिवर्तन है एक बार को, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके पेड़ कट गए और उसके पश्चात वो किस में बन गई? लकड़ी बन गई। लेकिन अगर इस जैसे जो पेड़ था वो आगे अब वृद्धि करता जा रहा है, उसके विभिन्न प्रकार के गुण होंगे, लेकिन लकड़ी क्या हो गई? निर्जीव। तो ये क्या होगा? आपको दिखने में कैसा दिख रहा है कि भौतिक परिवर्तन है, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन नहीं हो गया। ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि उनके गुण दोनों क्या हो गए? अलग अलग
हो गए। इसी प्रकार से मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वो पिघला है लेकिन उसके रासायनिक गुण अलग नहीं हुए और अभी भी मक्खन जैसा ही है। उसके अंदर उसके जो रासायनिक कंपोनेंट्स उसके अंदर मिलेंगे, रासायनिक अवयव जो जो मिलेंगे वो उसमें चेंजेस नहीं हुए। अलमारी में जंग लगना, अलमारी में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग में क्या है? लोहे के ऊपर वो ऑक्सीजन से, वहाँ की नमी से, वातावरण के अंदर जो जल वाष्प है उससे क्रिया करके जंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जंग पुनः किसी भी हालत में किसमें परिवर्तित नहीं हो सकता? लोहे के अंदर परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए यह अभिक्रिया कैसे कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि भाप में बदला लेकिन उसके रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन। इस प्रकार से हम बहुत से नीचे उदाहरण दे रखे हैं। इन उदाहरणों से भी आप देख सकते हैं कि कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि शुद्ध प्रकार, इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं तो उसमें शुद्ध प्रकार क्या हैं? शुद्ध पदार्थों के क्या क्या प्रकार होते हैं? तो उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, उनके रासायनिक संगठन के आधार पर हम तत्वों या यौगिकों में हम उनको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तत्व और यौगिक। तत्वों के बारे में अगर अपन बात करें तो तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में हम उन्हें आगे विभाजित नहीं कर सकते। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। अब जैसे कि जो तत्व हैं, फिर उसके बाद जो फ्रांस के रसायनज्ञ थे एंटोनी लॉरेंट लवाजिये ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को बताया। उन्होंने क्या बताया कि जो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किए सकते। इनको तत्वों को हम साधारणतः धातु, अधातु और उपधातुओं में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि धातुएं क्या है? जो आप अपने सामान्यतः अपने आसपास देखते हो, धातु अधातु ये सब चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो। हर छोटी से छोटी चीज़ के अंदर लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेज, आप इनको देखते नहीं हो लेकिन महसूस तो करते हैं। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हो, लेकिन उसके साथ हमें पता है कि वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। तो ये सभी क्या हैं? धातु और अधातु हैं अलग अलग। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं धातु। तो धातुओं के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से गुण होते हैं? ये चमकीली होती हैं। जो धातुएं होती हैं उनके अंदर चमक होती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, ये आपको पता है इनके अंदर चमक होती है। अगर पुराना लोहा भी कोई पड़ा है, अगर आप उसको काटेंगे तो आपको अंदर से क्या दिखाई देगी? चमक दिखाई देगी। यानी धातु सदैव चमकीली होती है। फिर चांदी, आपको पता है चांदी सफ़ेद रंग की, सोना पीले रंग का, इस तरह से अलग अलग प्रकार के रंग भी इनके अंदर पाए जाते हैं। फिर सबसे बड़ी विशेषता जो धातुएं होती वो ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। उनके अंदर ताप और विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकता है। फिर इनके अंदर तन्यता का गुण होता है, यानी ये तन्य होती हैं। इनके तार बनते हैं। आपने सभी के तार देखे हैं, सोने के, चांदी के, कॉपर के, लोहे के, तो ये सब क्या हैं? तन्य होती हैं, इसीलिए इनके तार बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर आघात वर्धनीयता पाई जाती। आघात वर्धनीयता यानी इनको पीटकर इनको चादर बनाई जा सकती है, इनकी शीट्स बनाई जा सकती है। आपने लोहे की शीट, चांदी की शीट, चांदी के बरक ये देखे होंगे। ये सब किसके कारण है? क्योंकि इनके अंदर आघात वर्धनीयता होती है। इनको जितना पीटते हैं उनसे उतनी ही पतली चादर बनाई जा सकती है। फिर होता है ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, यानी इनके अंदर अगर इनको किसी ठोस चीज़ से बजाया जाए, अगर उनसे पीटा जाए तो आवाज़ निकलती, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए इनकी आपने देखा होगा कि घंटी इत्यादि बनाने में, आपके स्कूल में भी घंटी लगी हुई है या मंदिर में जाते हैं तो आपको घंटा मिलता है। तो वो किस लिए? क्योंकि ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, ध्वनि को उत्पन्न करती हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या हैं? धातुओं के उदाहरण हैं। सबसे इनका जो एक अपवाद है पारा, जो कि धातु है लेकिन ये सामान्य ताप पर भी किस में है? द्रव अवस्था में। बाकी अधिकांश जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी किस में होती हैं?
ठोस अवस्था में होती है। अब हम बात करते हैं अधातुओं की। जो अधातुएं होती हैं उनके भी कुछ विशेष गुण होते हैं। जस्ट एक तरह से अगर देखें तो अधिकांश सभी चीज़ें ये धातुओं से अपोजिट होती है, विपरीत होती हैं। जैसे कि ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये तापमान और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधिकांश जो अधातुएं हैं वो ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। केवल ग्रेफाइट ऐसा है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती, यानी जो गुण धातुओं के अंदर होते हैं वो गुण इनके अंदर नहीं होते। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन के अंदर कोयला, आपका हीरा, ग्रेफाइट, ये सब चीज़ें आ जाती है। ये सभी क्या है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी अधातुएं हैं। और इसी के साथ साथ अब ये तो हुए धातु और अधातु। हमारे प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे चीज भी पाए जाते हैं जिनके अंदर धातु और अधातुओं के बीच के गुण होते हैं, जिन्हें हम उपधातु या मेटालॉइड्स कहते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर अपन मेन हमारे पास कितने तत्व हैं, तो अगर हम देखें तो अभी तक हमारे पास जितने तत्व हैं मोस्टली, जैसे अगर अपन बात करें तो 100 तत्व जो हैं उनमें से लगभग, यूँ तो अगर हम तत्व देखें तो उनकी संख्या 100 से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से जो 92 तत्व हैं, 92 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। बाकी जितने तत्व हैं वो मानव निर्मित हैं, मानव के द्वारा बनाए गए हैं। और अधिकांश तत्व क्या हैं, ठोस अवस्था में हमको पाए जाते हैं, और जिनमें से 11 तत्व ऐसे हैं जो कि तापमान पर गैसें हैं, जो सामान्य तापमान है उसके ऊपर आपको गैस फॉर्म के अंदर मिलते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हुई, हाइड्रोजन हुई, क्लोरीन हुई, ब्रोमीन हुई, ये सब क्या है आपको आप किस में मिलेंगी, गैसेस फॉर्म के अंदर मिलेगी। इसमें से 2 तत्व पारा और ब्रोमीन, पारा क्या है धातु और ब्रोमीन क्या है अधातु, ये दोनों कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव अवस्था के अंदर मिलती है। फिर इसके साथ साथ गैलियम और सीजियम कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर, यानी अगर आप इनको गैलियम को अगर आप अपनी हथेली के ऊपर ले लेंगे तो ये द्रव अवस्था के अंदर आ जाएगा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये क्या है, ठोस अवस्था में है। लेकिन जैसे अगर आप गैलियम के पीस को अपने हथेली पे रखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में, यानी आपके टेम्परेचर जो है कमरे के तापमान से ज़्यादा होता है, तो उससे अगर जैसे आप हथेली पे रखेंगे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर, द्रव अवस्था के अंदर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं यौगिकों के बारे में। यौगिक यानी ऐसा पदार्थ जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को अगर हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके पश्चात क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि अपन इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। हम जैसे आप स्टूडेंट्स हैं या आप घर पे भी कर सकते हैं, या हम अगर लैब के अंदर करेंगे तो हम क्या करेंगे, 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर को एक चीनी मिट्टी की प्याली में लेंगे, और दूसरी प्याली के अंदर भी 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर को चीनी मिट्टी की प्याली में लेंगे, दोनों को अलग अलग रूप में, क्योंकि अभी आप लोग घर पे हो तो अपन ये इसको थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, उन दोनों को अलग अलग 2 प्यालियों के अंदर लेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे और दोनों को पीस कर पाउडर करके बना लेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें भी आपने पीस कर खाली मिला लिया है, सेकंड ग्रुप जो है उसमें भी आपको पीस कर मिलाएंगे, और सेकंड ग्रुप की जो प्याली है उसको हम क्या करेंगे, उसको ज्वाला के ऊपर गर्म करेंगे और उसको तीव्र लाल होने देंगे, यानी वो पिघलने के स्टेज पे आ जाएगा, पिघलने लगेगा, तब तक हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे और उसके बाद उसको ठंडा होने देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा, पहले को आपने गर्म नहीं किया, बस सिर्फ पीस कर मिक्स किया है, अब हम क्या करेंगे, उन दोनों के ऊपर चुंबक लेके जाएंगे, देखते हैं कि क्या होता है। जो फर्स्ट ग्रुप था जिसमें आपने केवल पाउडर बनाया था, जैसे ही आप चुंबक ले जाएंगे, क्योंकि उस मिश्रण के अंदर क्या है, लोहे का बुरादा भी है, तो जैसे ही आप उसके ऊपर घुमाएंगे तो उसमें से जो लोहे का बुरादा है वो उसके ऊपर चुंबक के ऊपर चिपक जाएगा, और उसमें से आपका लोहे का बुरादा अलग हो गया और सल्फर अलग हो जाएगी। अब जो दूसरा ग्रुप था जिसको आपने गर्म किया था और पिघल चुका है वो, उसको आप क्या करेंगे, उसके ऊपर चुंबक लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें से कुछ भी निकल के नहीं आता, क्योंकि वो पिघल चुका है और दोनों चीज़ें क्या हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, इसलिए उनके ऊपर
चुंबक का कोई प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से अब जो पदार्थ है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें यदि आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, जो कि रंगहीन गंधहीन गैस, सड़े अंडे जैसी, उसके अंदर सड़े हुए अंडे जैसी गंध आएगी। ये रंगहीन गैस, आपको कलर नहीं दिखाई देगा, लेकिन सड़े हुए अंडे जैसी उसके अंदर गंध आएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। इससे हमें क्या पता चला कि जो दोनों ग्रुप थे वो दोनों के अंदर अलग अलग थे, वो अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं। जबकि अपन ने जो शुरू में पदार्थ लिए थे वो दोनों क्या थे, समान थे। लेकिन जो समूह 1 था, जो फर्स्ट ग्रुप था, उसमें क्या हुआ, पीसा आपने तो पीसने से क्या हुआ, केवल उनके अंदर भौतिक परिवर्तन हुआ। जबकि जो सेकंड समूह था उसको जब आपने गर्म किया तो उसके अंदर क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन से किसका निर्माण हो गया, यौगिक का निर्माण हो गया। यानी समूह फर्स्ट द्वारा जो हमें सामग्री मिली वो क्या है, 2 पदार्थों का मिश्रण है। जबकि और वो पदार्थ कौन कौन से हैं, लोहा और सल्फर। जबकि जो समूह 2 द्वारा मिला हमें वो क्या है, यौगिक। तो अपन मिश्रण और यौगिक के अंतरों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मिश्रण की क्या विशेषता होती है कि जो तत्व या यौगिक से केवल मिश्रण बनाने के लिए आपस में मिलते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, ऐसे तत्व उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण। फिर मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। हम इसको कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपने जहाँ 5 ग्राम सल्फर और 25 ग्राम लोहा लिया था, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि 5 ग्राम लोहा और 25 ग्राम सल्फर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने खाली पीस के मिलाया है और उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी उनका जो संगठन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें जो मिश्रण होता है, मिश्रण के उपस्थित जो जो तत्व होते हैं वो उनका क्या होता है, उनके विभिन्न गुणधर्म होते हैं, वो अब उनके गुणधर्मों को दिखाएंगे। जैसे उसके अंदर लोहा था, हमने चुंबक घुमाई तो चुंबक के ऊपर लोहा चिपक गया, तो क्या हुआ, उसने अपना गुण दिखाया, क्योंकि लोहे का गुण होता है कि वो चुंबक से चिपक जाए। फिर इसी प्रकार से इन्हें हमने भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर लिया, पृथक अलग अलग कर लिया। हमने लोहे के बुरादे को और सल्फर को अलग कर लिया ना, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। तो इस प्रकार क्या है, मिश्रण के पृथकों को घटकों को हम विभिन्न भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। अब यौगिक की बात करें तो यौगिक चूंकि रासायनिक अभिक्रिया करके बनते हैं, इसलिए ये नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, नया उसमें आपको पदार्थ मिल जाता है। और जो नया पदार्थ बनता है उसका जो संगठन होता है वो सदैव स्थायी होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों मिक्स हो गए आपस में, तो अब हम उन्हें किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। और जो नए पदार्थ के गुण होते हैं वो जो हमने पहले पदार्थ लिए थे उसके गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि लोहा चुंबक से चिपकता है और जो हमारा नया पदार्थ बना था वो चुंबक से नहीं चिपक रहा था। और इन घटकों को अगर हमें यौगिक है उनको अलग करना है तो हम उन्हें केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ही अलग कर सकते हैं, भौतिक विधियों द्वारा कि हम चाहे उनको छानकर या किसी प्रकार से बीन कर अलग कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये तो हुए हमारे मिश्रण और यौगिक। अब चूंकि अब इस लेसन में अपन ने पूरा क्या पढ़ा, पदार्थ के बारे में पढ़ लिया कि पदार्थ की कौन कौन सी, अब इसमें हम पूरा एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि हम इसने इस पूरे लेसन के अंदर क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपने पढ़ा था पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, उनकी जो अवस्थाएं होती है। फिर जो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। मिश्रण की पृथक करने की विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ा। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व जो कि जिन्हें अपन सरल पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, और यौगिक जिनके अंदर एक नियत संगठन होता है, जिन्हें रासायनिक, वैद्युत या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग अलग हम कर सकते हैं। तत्वों के अगर एग्जाम्पल लें तो कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि बहुत सारे तत्व हमारे चारों तरफ हैं। अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक में जल, मीथेन, चीनी, नमक, हमारे आसपास अनगिनत यौगिक आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिनका जो संगठन होता है वो क्या होता है, समान संगठन होता है, जिसमें समान प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, समान गुणों के
वो पाए जाते हैं। विषमांगी मिश्रण असमान संगठन वाले होते हैं, जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के जैसे कि बालू, नमक, चीनी तथा नमक का मिश्रण, लकड़ी, रक्त या तेल में जल का मिश्रण आदि। रक्त में भी ठोस के रूप में जैसे प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब घुली हुई होती है ना, तो ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण हुआ। और समांगी मिश्रण में जैसे कि जल में चीनी घुलने के बाद आपको चीनी के कण उसके अंदर नहीं दिखाई देते, इसी प्रकार जल में से नमक घुल जाता है तो आपको अलग अलग दिखता है, नहीं दिखाई देता, तो ये क्या है, समांगी मिश्रण के उदाहरण। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सल्फर का मिश्रण, जल में एल्कोहल आदि, इस प्रकार से बहुत सारे मिश्रण हैं जो कि समांगी और विषमांगी मिश्रण को दर्शाते हैं। थैंक यू।